हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तिका से हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा इससे पहले एक गीत, एक कविता, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस गीत को हम पढ़ चुके हैं, साथ में इसकी व्याख्या और भावार्थ हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की क्लास में इसी गीत के हम प्रश्न उत्तर करें। तो देखिए, इस गीत का पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या अर्थ है। कवि ने क्या कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और एक लाइन यहाँ पर क्या कहा, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि ने क्या कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं संसार की कठिनाइयों को और उन दुविधाओं को अपने साथ लिए फिरता हूँ। फिर इन्होंने यहाँ एक पंक्ति में क्या कहा है, दूसरी ओर उन्होंने कहा है कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि ने कहा ये संसार क्या है, स्वार्थ। ये जो है, जो लोग इस संसार की गाते हैं, अर्थात संसार के बारे में उसका गुणगान करेंगे, उन्हीं को जो है ये महत्व। इसीलिए कहते हैं कोई कुछ भी कह रहा है, मैं उनका कभी भी ध्यान नहीं करता हूँ। तो यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, दो विपरीत बातें यहाँ कवि ने कही हैं। तो इन विपरीत से लगते इन कथनों का यहाँ पर क्या इनका आशय है। चलिए उत्तर में, कविता में एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, ठीक है, और इसका आशय मनुष्य की जो सामाजिकता से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कवि कर रहे हैं। जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं और मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस जीवन से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया कर। कवि ने, देखिए पहली बात कवि ने क्या कहा है कि एक और उन्होंने कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। एक और कवि ने कहा कि हम सामाजिक प्राणी, हम समाज में रह करके समाज के दायित्वों को पूरा करना हमारा जो है कर्तव्य है। हमें जो है समाज के साथ चलना है। तो क्या कहा कि मुझे जो है सांसारिक दायित्वों का निर्वाह भी मुझे करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर कवि कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता। ठीक है, जीवन में कहते हैं सुख और दुख जो है दोनों ही आते हैं। मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस जीवन से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। कवि ने कहा कि मैं जो हूँ सांसारिक, जो हमारा कर्तव्य है, जो दायित्व है, उन सांसारिक दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह में करता रहता हूँ। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ध्यान यहाँ परवाह से है कि हम जो है, देखिए कहा उन्होंने, तो यहाँ आशय उन लोगों, अन्य लोगों द्वारा किए गए आलोचना से। ध्यान उन लोगों का नहीं करता हूँ जो आलोचना करने पर लगे रहते हैं। देखिए हमें जो है अपने दायित्वों का जो निर्वाह करना है, अपने कर्तव्यों को हमें पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने सारे कर्तव्यों से विमुख होकर संसार में अकेले ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम संसार में सांसारिक प्राणी हैं। संसार में हमें संसार के अनुसार कुछ दायित्वों को लेकर हमें चलना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य है उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यदि हम जग का ध्यान नहीं करेंगे, संसार में रहकर संसार का ध्यान नहीं करेंगे, जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनकी हम परवाह नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है। लेकिन ध्यान वो किन लोगों का नहीं करना चाहते, कहते हैं जो आलोचना करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा ही आलोचना पर लगे रहते हैं, तो उन लोगों का ध्यान ना करने की बात यहाँ कवि ने कही है कि मैं उन लोगों का ध्यान, यानी कि उन लोगों को पर की परवाह मैं नहीं करता हूँ जो हमेशा आलोचना पर लगे रहते हैं। कवि इसे जो है हृदयहीन, और क्या कहते हैं, हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं। वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहां तक हो सके प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं। कवि ने क्या कहा है, मैं जहां तक हो सकता है वहां तक प्रेम बांटने की कोशिश करता हूं।
आलोचनाओं, जो व्यक्ति आलोचना करता है उन व्यक्तियों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि का यहाँ आशय क्या है? देखिए, सुनने में ये कविता ऐसी लग रही है, कवि एक तरफ कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दो अलग अलग बातें यहाँ कवि ने कह दी हैं। तो कवि कहते हैं मैं संसारिक हूँ, मैं संसार में रहता हूँ, मैं समाज में रहता हूँ, इसलिए मैं सामाजिक जो मेरे दायित्व हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, उनको तो मैं निर्वाह करता हूँ, उनका मैं पूरा करता हूँ, लेकिन परवाह फिर किसकी नहीं करता हूँ? मैं कभी न जग की, जग यानी कि उन लोगों की परवाह नहीं करता हूँ जो हमेशा आलोचना में लगे रहते हैं, उन स्वार्थी लोगों की मैं परवाह नहीं करता हूँ जो हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, मैं हमेशा ही प्रेम बांटता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो दो विपरीत बातें हैं, इसका आशय यहाँ पर ये है। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कविता में। एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात हो करता है, और इसका आशय ये है कि मनुष्य की जो सामाजिकता से एक क्या है, वो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कि कवि करते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं और मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, वह इस जीवन से अलग नहीं हो सकता। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया। कवि ने क्या कहा है, इस बात का आशय ये है कि मैं उन लोगों का ध्यान नहीं करता हूँ, उन लोगों की परवाह नहीं करता हूँ जो हमेशा आलोचना करते रहते हैं, उन लोगों की मैं परवाह नहीं करता हूँ। इसलिए कवि जो है, उन्हें जो आलोचना करते हैं उन्हें हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं, बस्ती में रहते हैं और जहां तक हो सके प्रेम बांटने की वो कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? चलिए, तो देखिए यहाँ दाना का अर्थ कवि ने बुद्धिमान और नादान का अर्थ नासमझ या मूर्ख। जहाँ क्या होते हैं, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? यानी कि जहाँ बुद्धिमान है वही नादानी भी होती है। तो दाना का अर्थ यहाँ बुद्धिमान से है और नादानी का अर्थ है नासमझ या मूर्ख। इसका आशय है कि जहाँ अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं पर नासमझ या मूर्ख भी रहते हैं। ये दोनों ही समाज का हिस्सा है। नासमझ इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन बेकार में गंवा देते हैं, जबकि जो बुद्धिमान सत्य को जानकर संसार की माया जाल से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। तो इन दो बातों का यहाँ पर ये आशय है। दाना का अर्थ बुद्धिमान और नादान का अर्थ है नासमझ। तो हमारे समाज में जहाँ आपको बुद्धिजीवी दिखेंगे वहीं आपको उसका विरोध करने वाले नासमझ लोग भी दिखेंगे। कवि ने कहा है जहाँ पर आपको बुद्धिमान लोग दिखेंगे वहीं आपको अक्लमंद या फिर नासमझ लोग भी आपको वहीं पर दिखेंगे। ये दोनों समाज का हिस्सा है। आप देखिए, कोई अच्छा काम करता है तो 4 लोग उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है ये समाज का हिस्सा है, ठीक है। कवि ने यहाँ पर इन दोनों को समाज का क्या कहा है, हिस्सा कहा है। नासमझ क्या करते हैं, इस संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई व्यक्ति उसकी आलोचना पर लगा हुआ है। अच्छा काम करने वाला अपना काम करता रहता है, लेकिन जो आलोचना करता है वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है, दूसरों के पीछे। और वो जो अक्लमंद व्यक्ति होता है वो जो है अपना काम करता है। तो देखिए जीवन को जो है वो बेकार में इस जो है नासमझी में आलोचना में गंवा देता है। यहाँ अपना जीवन बेकार में वो गंवा देता है, जबकि जो बुद्धिमान है वो सत्य को जानकर संसार के माया जाल से स्वयं को दूर रखने का वो प्रयत्न करते हैं। चलिए दोनों का देखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर एक पंक्ति में कवि ने कहा मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें आपको और शब्द का आशय बताना है कि और शब्द का यहाँ पर क्या आशय है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को यहाँ पर दिखाता है। कवि अन्य आदमी से अलग स्वयं को इस दुनिया के भौतिकवाद से दूर रखता है और खुद को इस संजग से भिन्न समझता है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने कहा कि मैं संसार से बिल्कुल भिन्न हूँ, क्योंकि मैं भौतिकवाद से क्या हूँ, दूर है। यानी कि मैं जो हूँ भौतिक वस्तुओं से जो है मैं मोह माया में नहीं फंसा, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित है। उसे जो है अपनी सांसारिक भौतिक जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने पर वो लगा हुआ है। इसलिए कवि ने यहाँ क्या कहा है कि मैं इन संसार के लोगों से, इस भौतिकवाद से मैं बहुत दूर हूँ, मैं संसार से जो है संबंध से बहुत दूर हूँ। कवि ने कहा मैं और जग और कहाँ का नाता। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं बिल्कुल जग से, मैं संसार से भिन्न हूँ, क्योंकि मुझे सांसारिक और भौतिक वस्तुओं से लोभ नहीं है, उससे कोई माया नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मैं बिल्कुल उससे भिन्न हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग के होने का क्या? ठीक है, चलिए प्रश्न लिखिएगा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? चलिए, जहाँ एक ओर कवि की वाणी में शीतलता और प्रेम व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर कवि को अपने प्रिय से वियोग होने की आंतरिक पीड़ा भी है। ठीक है, तो देखिए, एक ओर कवि की वाणी में शीतलता और प्रेम व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर कवि जो है अपने प्रिय से वियोग होने की जो आंतरिक पीड़ा भी है, उस विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहा है। यह वियोग कवि के हृदय में सदा जो है जलाता रहता है। क्या करता है? जिससे उनके हृदय में आग पैदा हो। तो देखिए, कवि के मन में, वाणी में जो है क्या है, शीतलता है और उनके मन में प्रेम व्याप्त है, उनकी वाणी में प्रेम भी व्याप्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कवि अपने प्रिय से वियोग की जो आंतरिक पीड़ा उनके हृदय में, वो एक प्रकार से विरह वेदना की आग जलाई है और उसको जो है वो अपने हृदय में दबा कर रखे हुए। यह वियोग जो है कवि के हृदय को सदा जलाता रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि शीतल वाणी में आग के होने का यहाँ पर अभिप्राय क्या है कि जहाँ वो जो है कवि की जो वाणी है वो शीतल है, उनके वाणी से जो है प्रेम भरे वचन जो है वो कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कवि को जो है अपने प्रिय से वियोग होने की जो आंतरिक पीड़ा भी जो है वह उस विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए हुए, अपने से, अपने प्रिय से जो है अलग होने की जो आंतरिक पीड़ा है वो उनके हृदय में अग्नि जो है जला, वियोग की अग्नि उनके हृदय में सदा जो है जलती। ठीक है, और जिससे वो क्या करती है, आग पैदा करती। यही यहाँ पर इसका आशय है। तो उत्तर लिखिएगा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें भोजन का इंतजार भी होगा, वे अपने माँ पिता की गोद में बैठकर उनका प्यार पाने के लिए भी लेकर आ रहे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का यहाँ पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि समय का जो पहिया है वो गतिमान रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो वो बिना रोके, समय गवाए जो है आगे उसे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके कविता से हो गए हैं। अब यहाँ आपके कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि आपके इसी कविता से है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? कवि के अनुसार यहाँ इस कविता में कवि ने क्या कहा है, संसार के लोग जो हैं पृथ्वी पर क्या कमाते, क्या जोड़ते रहते हैं? वो धर्म जोड़ते हैं, मोक्ष जोड़ते हैं, अर्थ जोड़ते हैं, यह काम।
तो संसार के लोग जो हैं क्या करते हैं, अर्थ को जोड़ने पर लगे रहते हैं। वो रुपया, पैसा, भौतिक वस्तुएं, और अर्थ से जो है वो भौतिक वस्तुओं को जुटाने की उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं अर्थ से पूरी होती हैं, हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं, हमें भौतिक वस्तुओं की जो है लालसा रहती है कि हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसके लिए हमें अर्थ चाहिए, यानी हमें पैसा चाहिए। और अर्थ जो है, यहाँ पर हम पृथ्वी के जो लोग हैं वो क्या जोड़ते रहते हैं, अर्थ को जोड़ते। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कवि ईमानदार संसार को ठुकराता है, सत्यनिष्ठ, कर्मशील या वैभवशाली? चलिए इसका उत्तर बताएंगे आप। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो चलिए, सत्यनिष्ठ, कर्मशील और ईमानदार नहीं बल्कि वैभवशाली संसार को कवि यहाँ पर ठुकराता है। वैभवशाली संसार को कवि ठुकराता। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद, एहसास, एहसान और अवसर। तो कवि आपकी कविता में आया था, कवि जो है यहाँ पर उन्माद में क्या लिए फिरता है? वो लिए फिरता है अवसाद। चलिए उत्तर लिखिएगा, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक गीत कविता में कवि ने, ये आपकी आत्मपरिचय, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र या उग्र? तो समय कैसा होता है? समय जो है स्थिर भी नहीं होता है, समय जो है परिवर्तन उग्र भी नहीं होता है, तीव्र नहीं है, लेकिन आपका परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होता है। चलिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है? तो यहाँ प्रियतम की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से तलाक होने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण या परिवार से बिछुड़ने। यहाँ परिवार से बिछुड़ने, क्योंकि उनका कोई अपना जो है उनसे क्या हो गया है, बिछुड़ गया। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे थे? नीड़ों से। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको लिखाएंगे और यहाँ पर हम, तो यहाँ एक प्रश्न है, आत्म परिचय, जो आपका आत्म परिचय कविता है, कविता के लेखक कौन है? ये प्रश्न आप लिखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। ठीक है, सॉरी लेखक नहीं लिखेंगे, यहाँ कवि लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी कविता है, कविता के कवि का नाम ये आपको बताना है। ठीक है, तो आत्म परिचय कविता के कवि का नाम बताएंगे। प्रश्न नंबर 2, आत्म परिचय कविता की, आत्म परिचय कविता की काव्य शैली कैसी है? ये कुछ आपके काव्य शैली कैसी है, इन प्रश्नों के उत्तर लाएंगे आप। ठीक है, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन आप प्रश्न आप करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि इस दुनिया में, कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिरता है? किसका भार लिए फिरता है? कवि इस दुनिया में किसका भार लिए
चिरता है। चलिए, कविता से ही आपके सभी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3, इस कवि इस दुनिया में किसका भार लिए चलता है। प्रश्न नंबर 4, कवि दुनिया में कैसे जी रहे हैं, दुनिया में कैसे जी रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कवि दुनिया में कैसे जी रहे हैं। यहाँ एक शब्द आया है, जग और जीवन। जग और जीवन, इसमें कौन सा अलंकार है? जग जीवन में कौन सा अलंकार है? ये सारे कविता से आपके प्रश्न हैं। कौन सा अलंकार है? जग जीवन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, लिखिएगा इसे भी। प्रश्न नंबर 6 यहीं पर लिख लेंगे। प्रश्न 6, तो कवि जो है कवि दुनिया में क्या बांटता फिर रहा है? कवि दुनिया में क्या बांटता फिर रहा है? कवि दुनिया में क्या बांटता फिर रहा है? यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 6, कवि दुनिया में क्या बांटता फिर रहा है? प्रश्न नंबर 7, कवि ने कौन सी सुरा का पान किया? यहाँ कवि ने सुरा की बात की थी, शराब की बात की थी। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया है? ठीक है, वो कौन सी शराब है जिसका पान कवि ने किया है? कवि ने क्या कहा है? मैंने सुरा का पान किया है। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया? और प्रश्न नंबर 8 आप लिखेंगे, प्रश्न लिख लीजिएगा। कवि किसके प्रेम में मस्त है? कवि, ये सारे प्रश्न आपके कविता से हैं। इसके प्रेम में सभी प्रश्न आपके कविता से ही हैं और कविता की लाइनों से ही ये प्रश्न आपके हैं। और एक अंतिम प्रश्न हम लिखेंगे यहाँ पर, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कवि ने कहा मैं संसार को ठुकराता हूँ, लेकिन वो संसार कैसा है? कैसे संसार को ठुकराता है? बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आपका आया था। ठीक है, तो कवि कैसे संसार को ठुकराता है। चलिए, तो ये आपके कुछ 9 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप करके लाइएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी कविता से ही हैं। तो आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और इनके द्वारा लिखित ये कविता हमने पढ़ ली है। साथ में इसके कुछ प्रश्न आपको मैंने दिए हैं और कुछ प्रश्न हम आज की क्लास में कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।